बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं खुशखबरी के साथ कि MTH 101 MTH 101 कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के हम फाइनल टर्म की जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है, फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन वीडियो है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये उसका, और इसमें 120 MCQs होंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर MCQs को हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन में चेंजिंग वगैरह भी होती है तो आप उस तरफ आप जो है उसको टैकल कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम इस तरह नहीं करेंगे कि वीडियो को प्ले कर देंगे, ठीक है, स्टूडेंट खुद ही समझे, वो कहाँ से समझ आती, स्टूडेंट को नहीं समझ आती उस चीज़ की। तो हमारा क्या मकसद होगा कि हर MCQs को आप तक करेक्ट और एक्सप्लेन्ड वे में आप तक डिलीवर करना। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि उधर क्वेश्चन में कोई चेंजिंग होती है तो आप उसको जो है वो सॉल्व करके खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प होगी। लेकिन ये है कि आपने इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना वो भी लाजमी देखना है। इंशाल्लाह ताला सब्जेक्टिव पार्ट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, वो भी रेडी है, बस अपलोड करना है। इसी तरह हमारी MTI 202 की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी है, MTH 100 की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, MTH 101 की हम ये तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भी सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आपने दोनों वीडियोस को देखना है। दूसरा, हम इंशाल्लाह ताला फिज़िक्स 101 के लिए भी वीडियो बनाएंगे प्रिपरेशन के लिए, और एक और सब्जेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला, वो फिर आपके कमेंट्स से हम देख के पता कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको बना के देंगे। ठीक है, ये तकरीबन 5 सब्जेक्ट बनेंगे, तो ये आपको वीडियो सारी पेपर से पहले इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, और वीडियो देख के आपने अपने तक नहीं रखनी, ये दूसरों को भी शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। ठीक है, हम उस तरह नहीं करेंगे कि बस वीडियो चल गई या कोई पता नहीं कि आंसर कहाँ से आ रहा है, क्या सीन है। ठीक है, ताकि दूसरे लोगों की भी इस चीज़ से हेल्प हो जाए। तो वीडियो को प्रिपेयर करने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका ये काम है कि वीडियो को शेयर करना, और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। इसी बिना पर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको अच्छी प्रिपरेशन वीडियोस और अच्छे लेक्चर्स, हमारी सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं, तकरीबन सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया है, फिज़िक्स 101, MTI 304, और ये दोनों कंप्लीट हो गई हैं। बाकी एक MTH 5101 जो कि न्यू कोर्स है, उसके बस थोड़े से लेक्चर रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कि इसमें हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन से थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव जो हम लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है? इसका प्राइमरी फोकस ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग फंक्शन वेयर वाई इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। वो कहता है कि हम ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की मदद से जहाँ पे हमें y की वैल्यू जो है वो इजीली गिवन नहीं होती। देखेंगे अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पर तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करके हम इसका dy/dx जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, पावर रूल से 2x आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो, तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये देखें एक्स स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब हमने जब y की वैल्यू निकालनी है तो वो अंडर रूट की टर्म्स में आएगा। ठीक है, जब ये देखें इधर वाई स्क्वायर है ना, तो जब हम इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे तो ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हम एक एग्जाम्पल भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर वहाँ से होगा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जिस ऐसे फंक्शन जिसमें हमें y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, उनको हम इम्प्लिसिट डेरिवेशन से हम सॉल्व करते हैं। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन हो जिसमें हम अगर y की वैल्यू निकालें तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाए, तो उसको हम फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हाउ इज dy/dx ट्रीटेड। तो जो dy/dx होता है ना, उसको हम एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, क्योंकि dy/dx वेरिएबल क्या चीज़ होती है जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे कि हम लास्ट पे dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। तो इसका आंसर होता है कि एज ए वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें जो हम dy/dx होगा एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। वेरिएबल की ही हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम इस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा एज ए वेरिएबल होगा।
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूज द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब देखें एक एग्जांपल तो ये आ गई कि आपने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। फंक्शन देखिए हमारा वाई का है और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। आपने क्या करना है, सिंपल पावर रूल तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, सिंपल आपने पावर रूल लगाना है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि देखें कि पावर रूल हमने लगाया तो 2y आ गया, 2 शुरू में आ गया, 2y आ गया, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन हमारा y का है और डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में ले गए तो हम पावर रूल लगाकर एक साथ dy/dx लगा देंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना होता है, जिसको हम चेन रूल भी बोलते हैं, कि अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना। देखें कि हमारे पास फंक्शन था वाई स्क्वायर, अब हमने इस पर पावर रूल लगाया, पावर शुरू में 2y आ गया, अब हमने अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या होगा, dy/dx। अंदर वाला फंक्शन y है और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये देखें ये टर्म साथ नॉर्मल डेरिवेटिव से ये टर्म साथ अलहदा आएगी, ठीक है। ये आपने लाजमी साथ लिखनी है। अगर देखें हमारे पास फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, तो इसको तो हम सिर्फ 2x लिख देते, 2x लिख देते, लेकिन अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव dx/dx लें, वो तो 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ 2x लिख देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम सिर्फ 2x लिख देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि dx/dx 1 के बराबर होता है। लेकिन ये चीज़ 1 के बराबर नहीं होती, तो इसको हमें लाजमी लिखना पड़ता है टर्म के साथ, ठीक है। इसको ही हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ये आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है और उसका रेडियस 3 के बराबर है, ठीक है। ये इस तरफ 3 का r का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे r का स्क्वायर होता है, तो r का स्क्वायर का मतलब 9, तो 9 का मतलब 3, इसका रेडियस कितना है, 3 होगा। तो हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है, पावर रूल से 2x। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे आपको बता के आया हूँ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने उसी तरीके से फाइंड करना है। तो ये देखें 2y dy/dx बराबर 0 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने dy/dx फाइंड करना है, 2x को उस तरफ ले जाएं, ये -2x हो जाएगा, 2y dy/dx। तो यहाँ से अगर आपने dy/dx फाइंड करना है तो 2y को नीचे ले जाएं, ठीक है। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, -2x/2y, 2 से कट जाएगा, -x/y आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस आर लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखें कि फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं। और जो फंक्शंस लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिस तरह के नेचुरल लॉग e⁻x, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स e⁻x, ये कौन से फंक्शन होते हैं, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ठीक है। ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग और एक्सपोनेंशियल यानी कि e⁻x और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के किस्म के जो फंक्शन होते हैं उनको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। आपने याद रखना है कि e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा e⁻x ही होगा। अगर x के अलावा ऊपर की कोई चीज़ है तो चेन रूल के मुताबिक आपने उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेना है, ठीक है। e⁻x का डेरिवेटिव आपने जब लेना है तो वो e⁻x ही आ जाएगा। ये देखें मैं आपको बता देता हूँ, लेट करें कि y हमारा e⁻x के बराबर है, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, वो e⁻x। तो ऊपर वाली चीज़ का जो पावर है उसका आपने डेरिवेटिव दोबारा लेना है। लेकिन अगर ये पावर x हो तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो तो 1 हो जाता है, तो e⁻x ही आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2x होता तो इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते तो वो हमारे पास 2 आना था, तो जिस वजह से ये साथ इसके 2 भी आ जाना था, तो उसका डेरिवेटिव आना था 2e⁻2x आ जाना था। सबसे पहले आपने e⁻x को जैसा भी हो वो फंक्शन वैसे ही लिख लेना है, फिर आपने ऊपर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, ताकि जो है वो चेन रूल अप्लाई हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कि लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसको आपने बटे में लिख लेना है। जैसे कि ln x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, ln ऑफ 2x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2x। लेकिन अगर x के साथ कोई और चीज़ है, x के अलावा कोई चीज़ है लॉग के साथ, तो उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा ले लेना है। तो 2x का डेरिवेटिव जब दोबारा लेंगे तो यहाँ पे 2 ज़रूर आएगा, तो
ये आपने टू लाजमी लिखना है, ठीक है। ये टू दोबारा डेरिवेटिव आपने लाजमी लेना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये देखें कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना वो ई नहीं है बल्कि कोई कांस्टेंट नंबर 2 है। जब इस तरह का कोई आपके पास फंक्शन आ जाए कि नीचे बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। बेस अगर कोई आपका कांस्टेंट हो तो आपने क्या करना है, उसका फिर डेरिवेटिव थोड़ा सा अलहदा तरीके से होता है। तो 2 की पावर x या 3 की पावर x इस तरह का अगर कोई फंक्शन हो तो आपने सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह इसको आपने वैसे ही लिख लेना है। तो सबसे पहले आपने इसको वैसे ही लिख लिया, फिर जो बेस होगी ना, बेस के साथ आपने नेचुरल लॉग जो है वो लिख देना है। तो बेस 2 है यहाँ पर, तो ln ऑफ 2 आपने लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास फंक्शन इस तरह का हो कि नीचे कोई कांस्टेंट हो बेस के तौर पर और फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंट कोई हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, x यहाँ पे वेरिएबल है, 2 यहाँ पे बेस है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि इसको सबसे पहले तो वो e की पावर x की तरह आपने जो डेरिवेटिव होता है वो वैसे ही लिख लेना है। फिर आपने थोड़ी सी चेंजिंग क्या करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है कि जो बेस होगा ना उसके साथ आपने नेचुरल लॉग लिख के वो लिख देना है, ठीक है। जिस तरह के अगर y बराबर होगा 3 की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 की पावर x वैसे ही आ जाएगा, फिर नेचुरल लॉग के साथ आपने 3 लिख देना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज फॉर। एक तरीका होता है कि जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाएँ तो आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो किस लिए ये इस्तेमाल होती है, ये कम्प्लेक्स फंक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट्स, कोशंट्स एंड पावर्स, ये ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें एक्सपोनेंट्स होती हैं, पावर्स होती हैं, जो कोशंट्स की शक्ल में होते हैं और जो प्रोडक्ट्स की शक्ल में होते हैं। तो ये देखें, अगर हमारे पास x की पावर x, ये देखें ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, बेस भी x है और पावर भी x है। ये देखें x² + 1, ये बेस भी एक वेरिएबल फंक्शन है और ऊपर भी एक वेरिएबल फंक्शन है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ डेरिवेशन इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n वेयर n इज अ रियल नंबर देन। तो पावर रूल के मुताबिक हम x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें। f ऑफ x को हमने y के बराबर लेट कर लिया तो ये x की पावर n के बराबर है, तो देखें कि dy/dx किसके बराबर आ जाएगा। पावर रूल ये कहता है कि आपने पावर शुरू में ले आनी है और पावर में से एक कम कर देना है। तो पावर शुरू में आई n, x n-1 पावर में से एक कम कर दिया। इसकी एग्जांपल ये है कि y इज इक्वल टू x की पावर 3 हो तो dy/dx किसके बराबर होगा, पावर शुरू में आ गई 3, x की पावर 2 आ जाएगा, पावर में से एक कम कर देना, ठीक है। ये पावर रूल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डेरिवेशन का ये पावर रूल है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ फंक्शन g इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x। देखें कि कोई पॉइंट हमारे पास x है तो उस पर हमने एक फंक्शन g अप्लाई किया, तो जारी बात है कि जो g फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा x पर। अब वो कहता है कि एंड अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट gx। अब जो फंक्शन देखें कि एक पॉइंट हमारे पास x था, इस पर हमने फंक्शन g अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, g ऑफ x, ठीक है। अब ये जो g ऑफ x फंक्शन है ना, ये x पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अब इस g ऑफ x पर हमने एक फंक्शन f अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। जिस तरह हमने x पर g अप्लाई किया था ना, अब हमने gx पर एक f फंक्शन अप्लाई किया है तो ये चीज़ बन जाएगी जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। इस फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो होगा ये g ऑफ x पर डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन जो होगा ये भी x पर डिफरेंशिएबल होगा। तो आपने याद रखना है कि कंपोजिशन क्या होती है कि दो फंक्शंस, एक पॉइंट आपके पास x था, उस पर आपने g फंक्शन अप्लाई किया, फिर आपके पास gx बन गया। अब आपने gx पर एक फंक्शन f अप्लाई किया तो जो आंसर आएगा उसको हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन भी जो है वो x पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारी डेफिनेशन किसकी है, ये कंपोजिशन फंक्शन की है और इसको हम f ऑफ g लिखते हैं। कंपोजिशन को हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ g लिखते हैं, जो कि इसके बराबर होती है, ठीक है। पहला फंक्शन आप वैसे लिख लेते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट्स डालकर g ऑफ x अंदर लिख देते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन f वैसे ही आ गया, फिर बड़ी ब्रैकेट डालकर अंदर ये वाला जो साथ होता है उसके साथ x लगा के आप ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, g ऑफ x। ये इसका मैंने मतलब आपको समझा दिया कि कैसे आता है। x पॉइंट पर g अप्लाई किया, g ऑफ x आया, g ऑफ x पर हमने f अप्लाई किया तो f ऑफ g ऑफ x आ गया, ये वाली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि y बराबर है
एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये देखें, ये तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है। यहाँ पर तीन फंक्शंस को इकट्ठे कंपोज किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको हमने लेट कर लिया यू के बराबर, यानी यू किसके बराबर है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर है, वी किसके बराबर है। अब ये जो अंदर वाली ये वाली चीज़ जो है इसको हमने वी के बराबर लेट कर लिया, तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास y फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन यहाँ पे y फंक्शन है, और y किसके बराबर हो जाएगा, y यहाँ से हमारे पास y बराबर होगा f ऑफ u के बराबर। ये देखें ना, y वैसे ही आ गया, f वैसे ही आ गया, इस अंदर वाली चीज़ को हमने लेट किया था u के बराबर, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ u के बराबर आ गया। अब अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या होगा, ये डी वाई ओवर डी यू होगा। y का डेरिवेटिव लेंगे, u अंदर कौन सा फंक्शन है u, तो वो नीचे आ जाएगा, डी वाई ओवर डी यू बन जाएगा। ठीक है, डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि अंदर फंक्शन u का है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आई है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ कैसे आई। अब इस फंक्शन को देखें, इस फंक्शन को देखें कि ये u बराबर है g ऑफ v के बराबर। ये देखें, u वैसे ही आ गया, g वैसे ही आ गया, इस चीज़ को हमने क्या लेट किया है, v के बराबर, तो ये u इज इक्वल टू g ऑफ v बन गया। अब अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी यू, और ये फंक्शन किसका है, v का, ये नीचे आ जाएगा, तो डी यू ओवर डी वी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने बना ली। अब तीसरे फंक्शन की, इसकी बात करते हैं कि ये कैसे आया। अब इसको ले लें, v किसके बराबर है, v बराबर है h ऑफ x के बराबर है, v h ऑफ x के बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो ये आएगा डी वी और किसका फंक्शन है, x का, तो ये नीचे x आ जाएगा, जिसका फंक्शन होता है वो नीचे आता है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखे हैं ये वाले। ठीक है, तो डी वी ओवर डी एक्स यहाँ से आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ अ फंक्शन f इज डैश ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। आपने याद रखना है कि जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल पर। ठीक है, हमेशा जो फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन होता है वो क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है। देन f हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन a कोमा b इंटरवल। तो आपने वो कहता है कि अगर कोई आपके पास, आपने इसका आंसर कंटिन्यूस लगाना है। ठीक है, अगर आपने किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना किसी इंटरवल a कोमा b क्लोज्ड इंटरवल पर, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ शर्त होनी चाहिए कि वो फंक्शन उस इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपने किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आइडिया हम सब्जेक्टिव पार्ट में इंशाल्लाह ताला आपको 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरह के करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द एक्सप्रेशन ज़ीरो इंटेग्रल फ्राम 0 टू एक्स टी स्क्वायर ओवर 2 डी टी रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ऑफ। अब आपने ये चीज़ से धोखा नहीं खाना कि ये टी का फंक्शन है। आपने आंसर में टी का फंक्शन नहीं लगाना, बल्कि इसको सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये इसका पावर रूल लगाएं। इंटीग्रेशन का एक पावर रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास x की पावर n dx है, यानी कि अगर आपकी को इंटीग्रेट करना है x की पावर n को, तो क्या करेंगे, आपने x की पावर n प्लस 1 एक ऊपर ऐड कर देना है, और जो ऊपर चीज़ लिखी है वही आपने नीचे लिख देनी है, n प्लस 1 ही आपने नीचे लिख देना है। ये पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, आपने याद रखना है। ठीक है, x की पावर n, अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपने क्या करना है, उसको पावर में एक प्लस कर देना और वही चीज़ आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। 1/2 को आपने डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेना है, अंदर सिर्फ टी स्क्वायर ओवर डी टी बच गया। अब टी स्क्वायर पर आप पावर रूल लगाएं, तो टी स्क्वायर में आप पावर में एक जमा करें तो टी की पावर 3 बनता है, और वही चीज़ आपने नीचे लिखनी है, तो टी की पावर 3/3 को जब 1/2 जो था उससे आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये टी की पावर 3/6 बन गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये टी की पावर 3/6 कैसे आया है, और ये जो इंटीग्रेशन है फिर ये ख़त्म हो जाएगा। आपने याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन आपने कर दी तो इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो जाता है। फिर आपने जो लिमिट्स होती हैं ना, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपने इस तरह लाइन लगा कर देखना, 0 नीचे x ऊपर। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि टी की पावर 3/6 कैसे आया। ठीक है, सिंपल, आपने 1/2 कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। टी की पावर 2 की इंटीग्रेशन होती है टी की पावर 3/3। ठीक है, जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है वही चीज़ आपने नीचे लिखनी है। टी की पावर 3, ऊपर 3 था तो नीचे भी 3 लिखा, वो 3 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होकर
6 बन गया, तो टी की पावर 3/6 बच गया। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। आपने सबसे पहले बल्कि आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट आपने पुट की तो एक्स टी की जगह पे आपने एक्स पुट किया तो एक्स की पावर 3 बन गया, एक्स की पावर 3/6। ये ज़ीरो था, ये सॉरी ए है यहाँ पर, ये ए है यहाँ पर, ठीक है। याद रखें यहाँ पर ये ए है, ठीक है। नीचे लोअर लिमिट जो है वो ए है। तो जब आपने टी की जगह पे ए पुट किया तो ए की पावर 3/6 बच गया। और जब आपने अपर लिमिट, फिर दरमियान में हमेशा माइनस आता है, आपने याद रखना है कि ऊपर अपर लिमिट के बाद हमेशा माइनस आता है। तो ये माइनस इस तरह आया, फिर आपने साथ ही दोनों का डेरिवेटिव ले लेना है, इस टर्म का पूरी का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये देखें, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये जीरो हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। सिर्फ हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव पावर रूल से आप कैसे फाइंड करेंगे, 1/6 साइड पे हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। 3 एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² होता है। तो ये हमारे पास काट के x²/2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, आपने याद रखना है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ना कि फंक्शन ऑफ टी है। टी का फंक्शन नहीं लगाना, फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि CF(x)dx, इंटीग्रेशन ऑफ CF(x)dx। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के अंदर, जिस तरह हमने यहाँ पे 1/2 को कांस्टेंट बनाया और बाहर निकल गया, तो C जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें। तो ये देखें, इसका आंसर C इंटीग्रेशन ऑफ F(x)dx, यानी कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो आपने वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल है कि 2x² की आपने अगर इंटीग्रेशन करनी है तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 को बाहर करें और x² dx की इंटीग्रेशन कर दें। x² की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई है कि पावर में एक जमा कर दें और वही पावर नीचे लिख दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द फिगर द एरिया इनक्लोज्ड इज बाउंडेड बिलो। जब आपने बाउंडेड बिलो की बात करनी है ना, तो ये देखें, बाउंडेड बिलो के लिए आपने ये वाला कर्व इस्तेमाल करना है, ये क्योंकि ये नीचे कर्व है ना, ये वाला बिलो का मतलब होता है नीचे। तो जो नीचे वाला कर्व है वो y=x² है। तो जो एरिया बाउंडेड बिलो है ना वो क्या है, y=x² की कर्व है, ठीक है। और जो अगर बाउंडेड अबव आ जाए तो जो ऊपर कर्व है ये y=x+6, ये दो कर्व्स के दरमियान एरिया बाउंडेड है। ये एक ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह करके जिसकी इक्वेशन y=x+6 है, नीचे एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन y=x² है। तो अगर आपको बाउंडेड अबव पूछे तो आपने ये वाला फंक्शन बता देना है, अगर बाउंडेड बिलो पूछे तो आपने ये वाला फंक्शन बता देना है क्योंकि ये नीचे फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एट व्हाट पॉइंट्स द टू कर्व्स y=x² एंड y=x+6 इंटरसेक्ट। तो आपने बताना है कि ये जो दो कर्व्स हैं y=x² और y=x+6 ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों तरफ y है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है किसी इक्वेशन की तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं। तो हमने x² को किसके बराबर कर दिया, x+6 के बराबर कर दिया। देखिए अगर y बराबर है ना, लेफ्ट साइड बराबर है दो इक्वेशंस की, तो उनकी राइट साइड भी बराबर होगी। तो हमने उस वजह से ये चीज़ लिख ली कि x² को किसके बराबर कर दिया, x+6 के। अब इस दोनों चीज़ों को उस तरफ ले जाएं, ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन कर दें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, x² -3x + 2x - 6 = 0 के। इसको अलहदा करें तो ये चीज़ बचेगी आपके पास x+2 x - 3 0 के बराबर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू +3 आ गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो दोनों कर्व्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसके लिए आपने याद रखना है कि ये n नेचुरल नंबर्स को आपने अगर सम करना है ना, फ़र्ज़ करें कि आपको वो बोलते हैं कि 1 से लेकर n तक, n कोई भी नंबर हो सकता है, n आपके पास 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी। अगर n हमारे पास 50 होगा तो उसका मतलब ये है कि हमने पहले 50 नेचुरल नंबर्स को सम करना है। अगर आपके पास 100 होगा तो हम बोलेंगे कि 100 नेचुरल नंबर्स को आपने प्लस करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये है n × n+1/2, ठीक है। ये तो है कि अगर आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स को आपने n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। अगर वो कह दें कि आपने हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी करना है, मतलब कि 1² + 2² + 3² प्लस n² इनको ऐड करना है, यानी कि n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला n × n+1 2n+1/6 ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर वो कहते हैं कि आपने
जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स को ऐड करना है, यानी कि पावर 3 है, सब की पावर 3 कर दें। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला n × n+1/2 सारे का स्क्वायर, ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम पहले वैसे करके आए 2 की पावर x, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 2 की पावर x नहीं है बल्कि b की पावर x है, तो b यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको उसी हिसाब से सॉल्व कर देना है। तो b यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपने याद रखना है कि इस फंक्शन में जो कंडीशन है वो ये है कि b जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ना ही 1 भी नहीं होना चाहिए। b जो है इसने एक और कंडीशन नहीं लिखी कि b जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि बी की 2 कंडीशंस है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो वो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना सीखा है, वो हमने सीखा है कि फंक्शन को सबसे पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये देखें b की पावर x है, तो b की पावर x को वैसे ही लिख लिया, और जो बेस होता है बेस के साथ हम नेचुरल लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ पे बेस b है, तो बेस के साथ हमने नेचुरल लॉग यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट s बी अ सॉलिड बाउंडेड बाय 2 पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, if for each x belongs to a comma b the cross section area of s perpendicular to the x axis is ax then volume of solid। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान आपको कोई जो है वो सॉलिड दिया गया हो, एस सॉलिड दिया गया हो और वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस हो, तो अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, तो वो क्या होता है कि आपने एरिया को सबसे पहले, जो वॉल्यूम होता है ना वो एरिया इंटू हाइट होता है। आपने याद रखना है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यानी कि एरिया 2 डायमेंशनल होता है, एरिया लंबाई ज़रबे चौड़ाई के बराबर होता है, और जब आप उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बन जाता है। तो एरिया को अगर आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे उसने जो एरिया दिया गया है वो AX दिया गया है और AX आ गया। ठीक है, और जो H दिया गया है हाइट उसकी दी है वो DX आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो आप क्या करेंगे, A से लेकर B पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट होगा ना, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ये कोई सॉलिड है इस तरह का, ठीक है, और A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक है, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, A से लेकर B तक इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एरिया फंक्शन उसने हमें AX दे दिया है, तो AX लिख लें, और DX की वैल्यू यहाँ पे जो हाइट है उसकी वो हमारे पास DX है, हाइट इसकी कितनी है, DX है। तो ये फार्मूला हम वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी अगर सॉलिड का हमने दो पॉइंट्स के दरमियान जो वॉल्यूम है और जो वो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेट द सॉलिड जनरेटेड बाय द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 and the x-axis is revolve about the y-axis, which of the following equation gives volume of a solid by cylindrical shells। तो अगर आपने किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो सिलेंड्रिकल शेल्स के ज़रिए फाइंड आउट करना है, और जो आपका रीजन है वो इनक्लोज है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के दरमियान, यानी कि जो आपके पास इंटरवल है वो 1 से लेकर 4 तक है, और आपके पास जो फंक्शन है y की वैल्यू हमेशा फंक्शन की वैल्यू होती है। आपने याद रखना है y जो होता है वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर रूट है। तो जो सॉलिड है उसको हमने रिवॉल्व किया है अबाउट द x एक्सिस, जो सॉलिड था उसको हमने रिवॉल्व किया अबाउट द x एक्सिस। फंक्शन की वैल्यू ये है, अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 है। तो इसका हम जनरल फार्मूला वॉल्यूम का देखते हैं, वो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू A से लेकर B तक इंटीग्रेशन 2πx f ऑफ x dx। ये इसका वॉल्यूम का जनरल फार्मूला है। जब इसको हम सिलेंड्रिकल शेल्स, यानी कि छोटे छोटे सिलेंडर में, जो सॉलिड होगा उसको हम छोटे छोटे सिलेंडर में तकसीम करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का मकसद यही होता है ना कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो हमारे पास फिर इंटीग्रेशन आ जाती है। तो वॉल्यूम का भी यही मकसद है। आपने सिंपल क्या करना है कि A की जगह पे लोअर लिमिट 1 है तो नीचे 1 आ गया, B की जगह पे अपर लिमिट 4 है तो ऊपर 4 आ गया, 2πx यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2πx वैसे ही आ गया। f ऑफ x यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, x स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट, ये dx साथ वैसे ही आ गया। तो ये फार्मूला, जनरल फार्मूला आप याद रखें, बाकी वो फंक्शन और इसकी वैल्यू आपको कुछ भी दे सकते हैं, फिर आप उसके नतीजे में इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इफ़ m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन
इज एम इज इक्वल टू 1। अगर किसी नॉन वर्टिकल क्या होती है कि जो 90 के एंगल पर ना हो, बिल्कुल सीधी लाइन ना हो, जिस तरह की ये लाइन है ये वाली, ठीक है, ये लाइन क्या है, नॉन वर्टिकल है क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है, बिल्कुल 90 के एंगल पर नहीं है। अगर इसकी स्लोप हमें 1 दी गई है तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, जो लाइन एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगी, इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो एंगल जो लाइन किसी एक्स एक्सिस के साथ बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लाइन की स्लोप गिवन है, तो हमने वहाँ से उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि एम किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, क्योंकि जो स्लोप होती है ना वो क्या हमें बताती है कि कोई चीज़ कितना ऊपर गई, ठीक है, कितना ऊपर की तरफ गई और कितना उसने नीचे की तरफ तय किया। जब भी कोई हम ढलवानी सतह पे चलते हैं, जैसे कोई पहाड़ी पे चढ़ते हैं या सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो हम दो डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं। एक तो हम ऊपर की जानब जा रहे होते हैं और साथ आप ज़मीन के साथ भी डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बोलते हैं। तो एट अ टाइम दो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, एक तो हम ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं और साथ साथ आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हमारी लाइन है और ये थीटा है, तो ये थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, क्योंकि हमने ये दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं, ये वाले, ये अमूद बटा कायदा, और अमूद बटा कायदा किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू फिर क्या आ गई, टेन थीटा के बराबर आ गई, क्योंकि हमने ऊपर और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और ये अमूद है और ये कायदा है। अमूद बटा कायदा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और यही चीज़ हमारी स्लोप के बराबर होती है, जिसको m लिखते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, टेन इनवर्स 1 कर दें, ये टेन उस तरफ गया तो टेन इनवर्स हो गया, m की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो इसलिए ये हमने टेन इनवर्स 1 लिखा, और ये थीटा के बराबर है। और जब आप किसी भी वैल्यू, जब आप 1 का टेन इनवर्स लेंगे ना, तो वो हमारे पास π/4 एंगल होगा, जिसको 45 डिग्रीज बोलते हैं। अगर रेडियन में बात करें तो π/4, अगर डिग्री में बात करें तो 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू, जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप टेन 45 की जब वैल्यू लेते हैं तो वो 1 आती है ना, तो जब आप 1 का टेन इनवर्स लेंगे तो वो हमारे पास 45 डिग्री या π/4 आ जाएगा, ठीक है। द पैथागोरन थ्योरम डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो किस थ्योरम से करते हैं, पैथागोरस, फिसागोरस का कानून जो होता है वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो ये देखें, ये एंगल हमारा 90 का एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल 90 का है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन एन अदर क्वांटिटी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब आपने x की वैल्यू चेंज करनी है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। देखेंगे आपने अगर x की वैल्यू 2 ली है, फर्ज करें, ठीक है, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 4 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू आपने, x की वैल्यू आपने 3 ली है तो y आपका 9 आ जाएगा। तो देखें कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो साथ दूसरा वेरिएबल y भी चेंज हो रहा है। तो यही फंक्शन की डेफिनेशन है कि यानी आप अगर एक इनपुट डाल रहे हैं फंक्शन में तो हमें एक ही आउटपुट मिले, तो ये कौन सी चीज़ है, ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन में हम अगर एक इनपुट डालें तो हमें एक ही आउटपुट मिलती है, तो वो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो ये बाकी थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है, ये आपको मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि जब एक वैल्यू को चेंज करें और साथ दूसरी वैल्यू भी चेंज हो, यानी एक वैल्यू अगर पुट करें तो हमें एक वैल्यू मिले, तो वो हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये y है, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आपने याद रखना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला बनता है, इस तरह का पैराबोला, या इस तरह का भी बन सकता है, ये पैराबोला शेप्स हैं, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन हमारे पास हो, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनता है, पैराबोला। अगर यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है, अगर वो प्लस वाली है तो आपका ये ऊपर की तरफ पैराबोला खुलेगा। अगर ये माइनस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो वो नीचे की तरफ पैराबोला खुलेगा, ठीक है। एक पैराबोला अपवर्ड खुलता है, एक पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है। अपवर्ड कब खुलेगा, जब यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो प्लस वाला होगा, तो ये देखें, ये प्लस वाला, और ये नेगेटिव होगा वो नीचे वाला होगा। तो ये भी आपकी एक MCQs की टाइप है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू k, और k हमारा कांस्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, बल्कि कांस्टेंट ही आंसर आ जाता है। जब आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a है, यानी कि आपने
एक्स की जगह पे ए पुट करना है और फंक्शन में कहीं भी एक्स ना हो, यानी कि आपका फंक्शन कोई कांस्टेंट हो, तो आपने उसका आंसर, लिमिट का आंसर वो कांस्टेंट फंक्शन ही उसका जवाब दे देना है। तो इसका आंसर फिर के ही आएगा, यानी कि अगर आपने के पे लिमिट, एक्स पे लिमिट अप्लाई की है और फंक्शन आपका के का है, तो आपने उसका आंसर वो के ही लिख देना है, एज इट कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके पास एक्स अप्रोचेस टू ए है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और 2 पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका 2 ही आ जाएगा। जिस तरह इसका आंसर के आया है ना, उस तरह इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, कंसिडर द इनडेफिनेट इंटेग्रल 1/x² + 2 dx लेट t इज इक्वल टू x² + 2 इज द फॉलोइंग सब्सटीट्यूशन करेक्ट। इंटीग्रेशन की एक टेक्निक होती है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हम जो फंक्शन है उसको कोई लेट कर लेते हैं, लेट करके हम फिर उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये टेक्निक उसके बारे में है। तो देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया कि टी को हमने लेट कर दिया x² + 2 का, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको हमने टी के बराबर लेट कर लिया, तो टी इज इक्वल टू x² + 2 है। तो उसने पूछा है कि क्या ये जो सब्सटीट्यूशन, ये वाली चीज़ जो है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्या? तो ये हम आगे जाके देखते हैं कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर नो है, ये रॉन्ग सब्सटीट्यूशन है, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि हमने टी को लेट किया है x² + 2 के बराबर। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा और यहाँ पे +2 कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x और साथ dx आपने लगाना है। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप इस तरह की सब्सटीट्यूशन करके डिफरेंशियल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो dt बन जाएगा। दोनों तरफ आपने d अप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी d अप्लाई करें, यहाँ पे भी d अप्लाई कर दें, तो ये d जब यहाँ पे अप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये dt फिर किसके बराबर आएगा, ये पावर शुरू में 2x, साथ आपने जिस चीज़ का फंक्शन होता है dx लाजमी, अगर आपने ये अंदर t का फंक्शन है तो dt लगा दे, अगर थीटा का फंक्शन है तो d थीटा। अब यहाँ पे x का फंक्शन है तो आपने 2x साथ dx लगा देना है। तो देखेंगे इस तरह की टर्म तो उसमें है ही कोई नहीं। ठीक है, 2x वाली टर्म फंक्शन में है कोई फंक्शन में 2x वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको ये चीज़ लेट नहीं कर सकते। ये हमारी सब्सटीट्यूशन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर कोई 2x वगैरह होता तो 2x dx, यहाँ पे अगर 2x होता, 2x dx को हम किससे लेट कर लेते हैं, dt से। ये 1/t तो हमने ये तो ठीक आ गया, ये वाली चीज़ तो हमने 1/t जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो dt है ना, dt की वैल्यू हमारे पास बन रही है 2x dx। तो यहाँ पे dx तो है हमारे पास, लेकिन 2x हम कहाँ से बनाएंगे, तो इसलिए ये हमारी सब्सटीट्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि log of b 1/t। ठीक है, log of b 1/t किसके बराबर होगा, इसको आप, log का एक रूल होता है कि जो दो आपके पास होते हैं ना, अगर log आपका एक सेम हो और दो हमारे पास फंक्शन ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उसको माइनस में लिख देते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है कि यानी अगर आपके पास log of a/b हो तो आप इसको log of a माइनस log of b लिख सकते हैं, और अगर log of a b हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको आप log of a प्लस log of b लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि log of b of 1 आ जाएगा। ये तो b बेस है ना, बेस को आप, बेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, बेस आपका सेम रहेगा, log of b 1 आ गया माइनस log of b t। इस फार्मूले से ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, log of 1 की कीमत 0 होती है, ये वाला वैसे ही आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस log b of t आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक log की इस्तेमाल की है। हाउ द सीरीज 1 - 3 + -7 + 9 - 11 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन समेशन नोटेशन। इस सीरीज को हम समेशन में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे k की वैल्यू आप 0 पुट करें, इसमें टर्म्स कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो k को आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 टर्म्स आपकी पूरी हो, 0 1 2 3 4 5, ये 6 टर्म्स आपकी आ जाएंगी। तो k की वैल्यू आपने 0 से लेकर 5 तक लेनी है, और ये आपका मेन फंक्शन होगा। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो -1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से आंसर 1 आया। जब यहाँ पे पुट किया 0 तो ये भी 1 आया, ये तो 0 हो गया ना, तो ये 1 आया, 1 × 1 ये पहली टर्म मिल जाएगी। फिर दूसरी टर्म के लिए यहाँ पे +1 पुट करें तो ये 3 मिलेगा, फिर आप 2 पुट करें तो +5 मिलेगा, इस तरह आप चलते जाएंगे। द सम इज कॉल्ड समेशन
के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के, इसको हम कौन सा सम बोलते हैं? ये रीमान सम होता है जो कि हम इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम रीमान सम इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम बाकी जो थोड़ी सी डिटेल है वो सब्जेक्टिव पार्ट में देखेंगे। बाकी आपने यहाँ पे ये सिर्फ फार्मूला ज़हन में रखना है कि ये फार्मूला जो है वो रीमान सम होता है। और अगर इस फार्मूले की हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, अगर इसी फार्मूले की हम इसके साथ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दें तो वो हमारे पास एरिया आ जाता है, एरिया अंडर द कर्व आता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व कैसे हम फाइंड करेंगे? जब हम लिमिट लेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस फार्मूले की, तो वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। व्हाट डज एन रिप्रेजेंट इन रीमान सम? जो एन होता है ना वो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कर्व होती है उसके अंडर जब हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उस एरिया को हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एन वहाँ पे जो होता है वो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होता है। ठीक है, एन जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ डब्ल्यू एंड वी आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ वाई ऑन एन इंटरवल सी कोमा डी एंड डब्ल्यू वाई इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वी वाई फॉर सी लेस दैन आर इक्वल टू वाई लेस दैन आर इक्वल टू डी, देन एरिया इज बाउंडेड बाय द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास ये फंक्शन वाई का होगा तो यहाँ पे आंसर आपका एक्स एक्सिस आएगा। ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है वैसे, तो आपने सिर्फ इसको याद रखना है कि जब यहाँ पे वाई एक्सिस फंक्शन y का होगा तो यहाँ पे हमारा x एक्सिस आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ पे x एक्सिस x का पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर x होगा तो आपने यहाँ पे आंसर y एक्सिस लगाना है, ये आपने उल्ट कर देना है। अगर यहाँ पे y है तो x एक्सिस लगाएं, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे y एक्सिस लगाएं। ठीक है, बाकी ये आप इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी याद कर लें। बाकी ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, काफ़ी लेंथी है, यहाँ पे आपको नहीं समझाया जा सकता। How the series 2 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3 plus 2 into 4 can be represented in summation notation। इस सीरीज़ को हम summation notation में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें टर्म्स कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। तो k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चली जाएगी। ठीक है, लोअर लिमिट 1 होगी और अपर लिमिट 5 होगी। 2k, अब ये जो 2 है ना, 2 सारे सब में से कॉमन है, 2 सब में से कॉमन। ये देखें 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 2 सब में कॉमन है। 2 को कॉमन कर लें और ये वाला जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये मैं आपको बता के आया था कि ये इसको आप समेशन के लिख सकते हैं। ये आप इसको समेशन के लिख सकते हैं जब आपको वैल्यूज़ देखें कि ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1 टू पावर 5 और k आ जाएगा। इतनी पूरी सीरीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम 1 से लेकर 5 तक जो नेचुरल नंबर देखें, यहाँ पे आप k की वैल्यू चेंज करते जाएं, समेशन की जगह पे आपको प्लस मिलता जाएगा। तो देखें k की जगह पे 1 रखा तो 1 आ गया, समेशन है तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 रखें फिर 2 आ गया, फिर 3 फिर 4, फिर दरमियान में प्लस आता जाएगा। तो इतनी सीरीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और साथ ये 2 है तो 2 को साथ इसके मल्टीप्लाई कर दें, k के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये चीज़ है, इसको हमने सॉल्व करना है। समेशन की शक्ल में हमें ये चीज़ दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपने क्या हमें पढ़ा था कि जब हम के नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, के नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने आपको जो 3 फार्मूले बताए थे वहाँ से आप देखें को जब आपके पास क्यूब वाली टर्म्स आएंगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह करके। तो इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था। और साथ इसका क्या है? 1/2 है। k की पावर 3 को अलहदा कर लें और 1/2 को अलहदा कर लें। तो देखें k की पावर 3 समेशन की जगह पे ये फार्मूला आ जाएगा, तो ये लिख दिया और 1/2 को साथ हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 को साथ हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, ये चीज़ k की पावर 3 की जगह पे ये आ गई और इस चीज़ को हमने सिर्फ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर वो कहता है कि A1 लेस दैन है A2 और लेस दैन A3 है, इस तरह चलता जाए, तो ये सीक्वेंस AN जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। देखेंगे जो नेक्स्ट टर्म है वो बढ़ती जा रही है। जो A1 है वो छोटा है A2 से, यानी कि जो दूसरी टर्म है वो बड़ी है पहली वाली से। तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, जिस तरह के 2 3 4 5 6। ये देखें, ये दूसरी टर्म जो है वो पहली से बड़ी है। इसका मतलब यही है कि A2 जो है वो बड़ा है A1 से, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर हमारे पास ये
इस तरह हो जाए A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर ये दरमियान में जो सिंबल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए कि A1 ग्रेटर देन A2 A2 ग्रेटर देन A3, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस मान जाएगा, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास A1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू A2 है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू A3 है, अब देखें कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लग गया है, तो ये सीक्वेंस जो होगा इसको हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसका मतलब होता है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो अगर ये क्वेश्चन में इस तरह के साइंस आ जाएं, इस तरह की, यानी कि इसको उल्टा दें, तो वो फिर नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये आपने 4 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, इनमें से कोई ना कोई लाजमी पेपर में आता है, तो आपने इन चारों को याद रखना है। जब ये वाली अलामत होगी इस तरह की, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब अलामत चेंज होकर इस तरह की आ जाएगी तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब ये इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों का साइन होगा तो ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। अगर ये लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए तो ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये आपने चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स an+1 ग्रेटर देन an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 देन द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। वो कह रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस की दो लगातार टर्म्स का माइनस डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये इसी डेफिनेशन को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि ये देखें, अगर कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो an+1 टर्म है, जो आगे वाली टर्म होती है वो n+1 टर्म होती है, जो पीछे वाली टर्म होती है वो an होती है। तो अगर आप 2 माइनस 1 का आंसर कितना आ रहा है 1 ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 0 के बड़ा आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर इन दोनों टर्म्स का सम लेस देन 0 है तो वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी कि अगर उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर an+1 ओवर an ग्रेटर देन 1 है तो फॉर अ सीक्वेंस इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज अबव देन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। तो देखेंगे अगर आपके पास an+1 बटा n ग्रेटर देन 1 होगा, an+1 ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि an को उठा के उस तरफ ले जाएं, an+1 ग्रेटर देन a1 बनेगा ना, इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो an+1 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी टर्म है सीक्वेंस की, वो पहली टर्म से बड़ी है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर हमारे पास ये an+1 an लेस देन 1 आ जाए, तो लेस देन 1 भी पूछ सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि an+1 लेस देन an बनेगा। इसको उठा के उस तरफ ले जाए ना, तो जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म से छोटी है। दूसरी टर्म जो पहली टर्म से छोटी है, ये दूसरी टर्म होती है an+1 और ये पहली टर्म होती है। तो जब दूसरी टर्म पहली टर्म से छोटी हो तो वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसकी तरह का एक और क्वेश्चन है कि फॉर अ सीक्वेंस an इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स an+1 ओवर an ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ग्रेटर देन भी आ गया और साथ इक्वल टू भी आ गया, तो देन द सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा तो वो नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि an+1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू an, यानी कि जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म से बड़ी है या बराबर है। तो बड़ी है बराबर है का क्या मतलब होता है कि वो हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी कि दूसरी टर्म अगर पहली वाली टर्म से बड़ी या बराबर है तो वो हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, जिसका मतलब ये होगा कि या तो वो बराबर होगा या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ f ऑफ n इज इक्वल टू an इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड fn इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश n इज ग्रेटर देन 0 देन द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है fn और जिसकी nth टर्म है an, ठीक है, nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से रिप्रेजेंट करते हैं, और fn अगर हमारा डिफरेंशिएबल हो और उसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 हो तो सीक्वेंस जो होगा वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इसके लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो सकता है कि अगर f डैश n, अगर आपका जो सीक्वेंस है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वो फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस मान जाएगा। ग्रेटर देन के लिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस और लेस देन के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है,
इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ए प्लस ए आर प्लस ए स्क्र प्लस ए आर एंड सो ऑन ए की पावर आर ए आर की पावर के माइनस वन प्लस वेयर ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए के बराबर जीरो, ए जीरो के बराबर हो गया तो ये सारी टर्म्स में ए आ रहा है तो ए हमारा जीरो होगा तो ये सारी टर्म्स भी जीरो बन जाएंगी। अगर हमारा आर, आर क्या होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या होती है जो आप एक टर्म को मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म हासिल करते हैं, एक ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं कि दूसरी टर्म हमें मिल जाए। अब ये देखें ए हमारी पहली टर्म है, जब आप इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरी टर्म मिलेगी, फिर आप दूसरी टर्म को दोबारा आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीसरी टर्म मिलेगी। ये आर जो है वो कॉमन रेशो कहलाता है। तो अगर किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ज्योमेट्रिक सीरीज का आर जो है, आर मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारी जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, उनका सम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो वो सीरीज डाइवर्ज करेगी, अगर लेस देन 1 होगा तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये देख लें, ये दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। इफ द सीरीज के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू के कन्वर्जेस बट द सीरीज के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू के एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट कन्वर्ज देन दिस सीरीज विल डाइवर्ज। देखेंगे अगर ये सीरीज़ ही कन्वर्ज नहीं कर रही, ये वाली सीरीज़ ही नहीं कन्वर्ज कर रही तो ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये वाली सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी। मीन्स के अगर ये वाली सीरीज़ हमारी कन्वर्ज नहीं कर रही तो ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज नहीं करेगी, जिसको हम डाइवर्ज बोलते हैं। ठीक है, लेट्स समेशन यू के बी अ सीरीज विद नॉन जीरो टर्म्स एंड सपोज दैट पी इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू दिस यू के प्लस 1 यू के, देन व्हाट इज ट्रू। तो ये हमारी, अगर इसका आंसर, ये हमारे पास होता है रेशो टेस्ट। ठीक है, सीरीज़ के लिए एक टेस्ट होता है रेशो टेस्ट, ये हम आगे सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर अगर हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है, जब हम इसकी रेशो लेकर उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये सीरीज़ जो होगी जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, वो कन्वर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंस एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल एंड सी इज अ कांस्टेंट, देन तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इंटेग्रल है वो एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई होगा और जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई होगा। ये देखें, ये इंटेग्रल जो है वो एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हुआ तो ए से लेकर बी तक सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, लेकिन सी यहाँ पे कांस्टेंट है तो सी का मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है। तो ये देखें, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जब ये इंटेग्रल जी एक्स पे अप्लाई होगा तो साथ सी भी आएगा तो सी बाहर निकल जाएगा, और ए से लेकर बी तक जी ऑफ एक्स डी एक्स ये इंटेग्रल आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। कांस्टेंट को आपने बाहर निकालना है, याद रखें। और जब एक इंटेग्रल दो फंक्शन के सम या डिफरेंस पे अप्लाई हो रहा होगा तो आपने उसको इस पे भी अप्लाई कर देना है और इस पे भी अप्लाई कर देना है, साथ डी एक्स आ जाएगा क्योंकि डी एक्स दोनों फंक्शंस के साथ है। ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन सरफेस इज सरफेस एरिया एस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 अबाउट द x एक्सिस। तो ये आपने याद रखना है कि ये फार्मूला हमारे पास, जब सरफेस एरिया हमने किसी जो है सरफेस का कैलकुलेट करना है तो अगर उसको हम रोटेट करें अबाउट द x एक्सिस, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है 2 पाई एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ डैश एक्स। यहाँ पे आपने पहले डेरिवेटिव लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है डी एक्स और इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, जब हमें कोई फंक्शन दिया गया हो और एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई हो और उसको रोटेट हमने किया हो, रिवॉल्व किया हो अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर हमने उसको रिवॉल्व किया है अबाउट वाई एक्सिस तो यहाँ पे एफ डैश वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ वाई, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें कुछ भी दे सकते हैं, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। इसकी एक एग्जांपल हम ये देखते हैं। तो ये देखें, सरफेस एरिया जनरेटेड बाय द कर्व। अब हमें फंक्शन की वैल्यू ये दे दी गई है तो आपने फंक्शन की जगह पे 4 इंटू स्क्वायर रूट रख देना है। यहाँ पे आपने एफ डैश एक्स, ये देखें ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है ना फंक्शन का, तो ये देखें हमने 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेके फिर स्क्वायर किया। इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से है। और जो इंटरवल हमें दिया है वो 1 से लेकर 4 तक, यानी कि जो लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट जो है वो 4 है। तो ये देखें 1 से लेकर 4 तक ये 2 पाई कांस्टेंट था, वैसे ही आ गया। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट दिया है, वो आ गया। 1 प्लस वैसे ही आ गया एफ डैश एक्स, यानी
यानी कि y का डेरिवेटिव या फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है। तो ये देखें 4 इंटू एक्स का ये हमने डेरिवेटिव ले लिया और इसका साथ स्केयर भी कर दिया और डी एक्स साथ वैसे ही आ गया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की जानब के विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क डन W if an object moves in the positive direction along a coordinate line while subject to a force f of x in the direction of motion over an interval 0,3। तो देखें कि जो वर्क डन होता है वो भी हम इंटीग्रेशन से हासिल करते हैं। जब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे फोर्स एफ ऑफ एक्स है और ये एक वेरिएबल फोर्स है, तो जब हम वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वो हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है डब्ल्यू का, वो वर्क डन इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक। हमने उसको मोशन 0 से लेकर 3 तक दिया, यानी कि ये पॉइंट 0 था और किसी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स एफ एक्स लगाकर 3 तक लेके गए हैं। तो हमारे पास फोर्स और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास वर्क के बराबर होता है। यहाँ पे फोर्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो डी एक्स है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक किया है, 0 से लेकर 3 तक गया है। तो ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होगा, ठीक है। इफ़ 1 से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2 के बराबर है, 0 से लेकर 5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ 1 से लेकर 5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमें दो वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, अगर हमारे पास 1 से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को आप ऐड कर दें, इसको और इसको। ये देखें 1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 5 तक। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 1 थी, ये 2 + 1 किसके बराबर है, 3 के। और अगर आप इसको ये 0 पॉइंट निकाल दें, ये होता है कि अगर देखें कि अगर आपके पास कोई हमारे पास नंबर है 0, हमने इंटीग्रेट किया 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अगर हमारे पास इंटरवल्स था 1 से लेकर 5 तक, तो इनके दरमियान में अगर हम किसी नंबर पर उसको स्प्लिट करना चाहते हैं इंटेग्रल को, तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, एक हमारा इंटरवल 1 से लेकर 0 तक बन जाएगा, ये यहाँ तक बनेगा, फिर 0 से लेकर 5 तक। तो जब हम इसको सिंगल इंटेग्रल में करेंगे तो ये 1 से लेकर 5 तक बनता है। ये दोनों जो लिमिट्स होती हैं इसको हम भूल जाते हैं और 1-5 वाली सिंगल इंटेग्रल वाली लिमिट जो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो ये देखें, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो ये हमारे पास एक सिंगल इंटेग्रल के बराबर आएगा। तो वो 1 से लेकर 5 तक होगा। ये दोनों लिमिट्स को हम भूल जाएंगे, वो 1 से लेकर 5 तक होगा। तो 1 से लेकर 5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, ठीक है, दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ 2x - y इज इक्वल टू -3 देन डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करें, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 2 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस आ गया। तो यहाँ से y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और इसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि ये हमने उठा के दूसरी तरफ ले गए, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट f इज़ अ स्मूथ फंक्शन ऑन 0,3 इंटरवल। अगर हमारे पास कोई स्मूथ फंक्शन f है 0,3 पर, व्हाट विल बी द लेंथ l ऑफ कर्व, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्राम x इज इक्वल टू 0 to 3। तो ये देखें यहाँ पे 0 to 3 आएगा, ये यहाँ पे 1 नहीं है, ये 3 कर लें यहाँ पे, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। तो लेंथ आर्क लेंथ, ठीक है, ये आर्क लेंथ का फार्मूला है, आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लाजमी इसका क्वेश्चन आता है। आर्क लेंथ का आपको फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इंटरवल दिया गया होगा, दूसरा आपको एक फंक्शन दिया गया होगा। फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेकर स्केयर करना है, फिर सारे का स्केयर रूट लेना है। ये फार्मूला इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें एल हमारा किसके बराबर आ गया, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और ये फार्मूला होता है 1 + f' होल स्क्वायर dx। ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। और यहाँ पे y हमारा फंक्शन f ऑफ x वो हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेकर स्क्वायर कर देना और साथ dx आ जाएगा। विच ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फंक्शन। जो क्रॉस प्रोडक्ट का फंक्शन होता है ये सिर्फ वेक्टर्स पे अप्लाई होता है, फंक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो फंक्शन पे हम प्लस कर सकते हैं, फंक्शंस को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हम कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3-4 ऑपरेशन हम फंक्शन पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का फंक्शन सिर्फ वेक्टर पे अप्लाई होता है, फंक्शंस पे नहीं होता। द tan x इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट्स वेयर
tan x उन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होगा जहां पे हमारा cos x 0 होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि tan x किसके बराबर होता है, sin x बटा cos x के। और जब ये चीज़ 0 होगी तो ये हमारा बटे में 0 आ जाएगा, फंक्शन tan x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बटे में cos x आ रहा है और cos x की वो तमाम वैल्यूज़ जिनके लिए ये 0 बनेगा, cos x जिनके लिए 0 बनेगा वो फिर tan x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बटे में 0 आ गया। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन डैश इंटरवल। हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है क्लोज्ड इंटरवल पर। आपने याद रखना है कि जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल पर, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होता है ना वो ओपन इंटरवल पर होता है। यानी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, ये देखें अगर हमारे पास ये इंटरवल है ए से लेकर बी तक, तो ये हमारे पास ए और बी पॉइंट्स पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इंटरवल में से ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो निकाल दें तो फंक्शन हर पॉइंट, इनके दरमियान हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इनके दरमियान हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इन पॉइंट्स पर इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। ये यानी कि ए और बी इसमें शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि कंसीडर द इनडेफिनेट इंटेग्रल। ये हमें इनडेफिनेट इंटेग्रल एक दिया गया है। हाँ, एक डेफिनेट इंटेग्रल होता है और एक इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है। डेफिनेट इंटेग्रल में हमें लिमिट्स दी होती हैं। आपने याद रखना है कि जिस इंटेग्रल में हमें अपर और लोअर लिमिट दी गई हों वो हमें डेफिनेट इंटेग्रल हमने उसको बोलना है, और जिसमें हमने लिमिट्स ना दी गई हों उसको हम इनडेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। तो अगर हम इस नीचे वाली चीज़ को टी के बराबर लेट कर लें तो क्या ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है कि इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये हम पीछे भी इस तरह का एक क्वेश्चन करके आए थे, लेकिन उसका आंसर नो था। तो इसका आंसर हमारे पास येस है। ये हम इस तरह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखें वो कैसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ डी अप्लाई करें, यहाँ पे भी डी अप्लाई कर दें, यहाँ पे भी सारे पे डी अप्लाई कर दें। तो देखें कि 3x², इसका डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 4x आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो देखें कि dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dt की वैल्यू साथ इसके dx भी लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि dt, और जब आप इस तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपने साथ dx लगा देना है। अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt लग जाएगा, अगर थीटा है अंदर तो थीटा लग जाएगा। जो चीज़ अंदर x होगा तो dx आपने साथ लगाना है। अब ये देखें इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं dt। तो dt इसकी जगह पे आ गया, और 1/t ये इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। यानी कि 1/t हमने, यानी इतनी चीज़ को हमने अलहदा करके लिख लिया, उसकी जगह पे हमने dt लिख सकते हैं। तो ये देखें dt लिख दिया, और 1/, ये चीज़ बची थी और इसकी जगह पे हम 1/t लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने लिख दी, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हमारी करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेना है, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो dt यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप पावर रूल्स लगाकर ये चीज़ निकालेंगे और साथ इसके dx लिख देंगे। तो ऊपर आपके पास ये जो चीज़ होगी वो dt के बराबर, और नीचे वाली 1/t के बराबर आ जाएगी। अब ये मैं आपको बता के आया हूँ कि अगर 2 नंबर्स हैं उनका लॉग 1 है और दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 2 नंबर्स आपस में ज़रब हो रहे हैं, उनका लॉग 1 है, तो आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। तो log b ऑफ a प्लस log b ऑफ c, ये a और c आपस में प्रोडक्ट हो रहे थे तो इनका हमने प्लस में चेंज कर दिया। अगर डिवाइड हो रहे हो तो इनको हम माइनस में चेंज कर देते हैं। ये हम क्वेश्चन करके आए हैं। इफ़ अ फंक्शन हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम ऑन एन ओपन इंटरवल a, b, देन द एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f। तो आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो कहाँ पे हमें मिल सकती है, वो या तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलेगी, या फिर जो फंक्शन के जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं, जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी हमें गिवन होगा ना, जो क्लोज्ड इंटरवल, ये हम सब्जेक्टिव पार्ट में देखेंगे इन चीज़ों को। इन चीज़ों के क्वेश्चन हैं, आपने याद रखना है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है किसी भी फंक्शन की वो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलती है, और अगर साथ एंड पॉइंट्स भी हों, अगर किसी इंटरवल के क्लोज्ड इंटरवल हमें गिवन हो तो हम उसके एंड पॉइंट्स पर भी
वैल्यू हमें मिल सकती है, आपने याद रखना है। ठीक है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हमें मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलती है, और दूसरा हमें एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, अगर वो हमें इंटरवल, अगर यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल भी होता तो आपने वो भी साथ कंसिडर करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 अगर द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता है, ये उसकी स्टेटमेंट है कि उसके लिए दो शराइत है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर और कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पर, तब हमारा मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है किसी भी फंक्शन पर। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताता है, वो कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो हमें एक ए कोमा बी ओपन इंटरवल में से सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर अगर हम उस सी पॉइंट का डेरिवेटिव ले तो वो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बता दे। ये चीज़ क्या होती है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज इसको हम बोलते हैं। यानी कि हमें ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हमें, अगर हम उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो हमें उस पॉइंट पर फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज दे देगा। ये हमारे पास, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट और इसका ये फार्मूला, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन के एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। ये सारी टर्म किसके बराबर होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो कि फंक्शन की फाइनल पॉइंट पर वैल्यू माइनस फंक्शन की इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू, और नीचे x2 माइनस x1 आता है। x2 b की वैल्यू है और a की वैल्यू x1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसका फार्मूला भी आपने याद रखना है। इफ़ देयर इज सम फंक्शन f सच दैट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन कैपिटल f है कि अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो हमें स्मॉल f ऑफ x मिल जाए, देन एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x प्लस c इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कैपिटल f फंक्शन है कि अगर उसका हम डेरिवेटिव लें और हमें स्मॉल f ऑफ x मिल जाए तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं कि वो f ऑफ x का क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्ट। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है ना, जिस तरह के एक्स स्क्वायर है, जिस तरह हमें एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2x आता है। अब 2x की हम जब इंटीग्रेशन या 2x का जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वो फंक्शन दोबारा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर था, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो 2x आ गया। अब 2x का अब जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो फंक्शन हमें दोबारा मिल जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस सी की शक्ल का होगा। यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो डेरिवेटिव में तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो तो चीज़ ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जब हमने दोबारा वो फंक्शन हासिल करना होता है तो वो कांस्टेंट हमने दोबारा लिखना होता है। लेकिन हमें तो नहीं पता, हम तो कोई भी चीज़ हो, +2 हो, +3 हो, +5 माइनस ये वो कुछ भी हो तो हम वो तो ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन हमने उसकी जगह पे एक जनरल कांस्टेंट लिख दिया कि ये सी जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता था जिसको हमने डेरिवेटिव में हमने ज़ीरो पुट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि 0 से लेकर π/2 cos u du की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि cos u जो है, cos u की आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, sin u होती है। cos u की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin u होती है। तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई तो लाइन लगाकर 0 से लेकर π/2 आ गया। तो ये देखें, अपर लिमिट पुट करें u की जगह पे sin π/2 आ गया, नीचे वाली माइनस लगाकर नीचे वाली लिमिट पुट करें sin 0 आ गया। तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि sin u du, sin u du की इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर पाई तक। इसकी वैल्यू क्या होगी, sin u की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस cos u होती है। आपने याद रखना कि sin u की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos u होती है। 0 से लेकर पाई तक करना है तो ये देखें हमारे पास माइनस cos पाई आ जाएगा। ऊपर वाली लिमिट पुट की, दरमियान में उस माइनस ने क्या किया, एक जो माइनस था, एक ये वाला माइनस, एक जो दरमियान में माइनस आता है, उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये देखें cos 0 प्लस cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे +1 और -1 कर लें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, +1 और -1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन क्वेश्चन नंबर 59 f ऑफ x प्लस सी व्हाट सी रिप्रेजेंट्स। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 59 ये वाला एंटी डेरिवेटिव वाला करवाया है, इसमें सी, ये जो सी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सी। तो
ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमने इंटीग्रेशन करनी है 1 dx की। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, आपने याद रखना है। तो 1 का जिस तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन x होती है, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो गई। हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 2/3 तक करना है। तो पहले x की जगह पे 2/3 पुट करें तो ये 2/3 आ गया, -1 पुट किया तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारे पास -1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि x की हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेकर 2 तक। तो x की इंटीग्रेशन करें, इस पर पावर रूल लगाएं। x के पावर 1 थी तो 1 में +1 किया तो x की पावर 2 आ गया। 1 + 1 को हमने नीचे लिखा तो नीचे भी 2 आ गया। तो 0 से लेकर 2 तक हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये देखें, जब आप ये वाला 2 पुट करेंगे तो ये ऊपर 4/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4/2 आ जाएगा। नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा सारा 0, तो 2 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इफ द इंटरवल 1/3 और 1,3 इज डिवाइडेड इनटू n सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपने याद रखना है कि जो इंटीग्रेशन के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जो उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ते हैं, कर्व को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, तो हर इंटरवल की जो विड्थ होती है, वो उसका फार्मूला क्या होता है, उस विड्थ को हम डेल्टा x बोलते हैं और उसका फार्मूला होता है b-a/n। b यहाँ पे ये 3 वैल्यू है और a की वैल्यू 1 है, तो 3 - 1 नीचे n आ गया, तो 3 - 1 हमें 2/n। ठीक है, हमने इस इंटरवल के लिए विड्थ फाइंड आउट करनी थी, तो उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला ये होता है। अब b की जगह पे 3 पुट करें और इसकी जगह पे 1, तो ये फार्मूला हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये लिमिट हमने एवेलुएट करनी है। ये तो आपको अच्छी तरह आती होगी। ऊपर फार्मूला लगाएं, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b। नीचे हमारे पास क्या आ गया, x - 2, तो ये x - 2 से कट गया, हमारे पास सिर्फ x + 2 बच गया। तो इस पर लिमिट अप्लाई करें x + 2 पर, तो ये 2 ये वाला और 2 लिमिट वाला, x की जगह पे 2 पुट करें, 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस, ये हमारे पास जनरल टर्म सीक्वेंस की दे दी है उन्होंने, तो हमने बताना है कि ये किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपने सिंपल क्या करना है, n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाना है। तो ये देखें, जब n की जगह पे 1 पुट किया तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब n की जगह पे 2 पुट किया तो ये 1/4, 2 की पावर 2 4 आ गया। जब n की जगह पे 3 पुट किया तो 2 की पावर 3 1/8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इफ p इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू +∞ k uk where p greater than 1 then the series uk with positive terms will be convergent। ये p सीरीज टेस्ट होता है। इसमें कोई सीरीज जो है वो कन्वर्ज कब करती है, जब आपके p की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो ये देखें, p की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 दी है, तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ये अगर हम k की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी k को 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक पुट करते जाएं, तो हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज आती है। अल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है कि एक टर्म प्लस की आती है, दूसरी माइनस की आती है, फिर प्लस की आती है, फिर माइनस की आती है। इस तरह अल्टरनेट साइंस के साथ ये सीरीज चलती जाती है। दूसरा ये है कि ये हार्मोनिक सीरीज होगी। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, जो हार्मोनिक सीक्वेंस से बनती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डैश इज द स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। जब टेलर्स थ्योरम को हम x इज इक्वल टू 0 पे हम एवेलुएट करते हैं टेलर्स थ्योरम को, ये हम टेलर सीरीज हम पढ़ेंगे आगे सब्जेक्टिव पार्ट में। तो जब हम टेलर थ्योरम को, टेलर में जो x की वैल्यू हम a लेते हैं ना, तो जब हम उसको 0 पे एवेलुएट करते हैं तो वो हमें मैक्लॉर्न सीरीज मिलती है। तो जो मैक्लॉर्न सीरीज है वो किसका स्पेशल केस है, टेलर सीरीज का, या टेलर थ्योरम का जो स्पेशल केस है वो मैक्लॉर्न सीरीज है, ठीक है। If f is integrable on a closed interval containing 4 points a, b, c and d, then a से लेकर d तक f of x dx किसके बराबर होगा। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा क्लोज्ड इंटरवल जिसमें 4 पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है a, b, c, d, तो a से लेकर d तक जो इंटेग्रल होगा वो किसके बराबर होगा। तो a से लेकर d तक टोटल इंटरवल हमारे पास देखें a से लेकर d तक है, फिर हमने इसको दरमियान में b और c पॉइंट्स ले लिए, ठीक है।
ए से लेकर डी तक हमारे पास टोटल इंटरवल था और इसके दरमियान हमने 2 पॉइंट्स बी और सी ले लिए, यानी कि टोटल इंटरवल हमारा ए बी सी और डी बन गया। ठीक है, यही उसने 4 पॉइंट बोल लिया ना। तो उसने बोला है कि ए से लेकर डी तक जो इंटेग्रल होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो उसकी वैल्यू 3 इंटेग्रल्स के सम के बराबर होगी। पहला इंटेग्रल होगा ए से लेकर बी तक, ये देखें ए से लेकर बी तक, ये साथ फंक्शन तो सेम रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दूसरा होगा बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक, ये देख ले। ठीक है, ये साथ वैसे ही आ गया। प्लस तीसरा होगा सी से लेकर डी तक, तो ये देखें सी से लेकर डी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड, हाँ तो ये देखें ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हैं, एक्स की जगह पे वेरिएबल टी कर दें, यानी यहाँ पे भी एक्स की जगह पे टी कर दें और यहाँ पे भी टी कर दें, और लिमिट्स को आपने चेंज नहीं किया, जब लिमिट्स तक जब तक चेंज नहीं होगी तो इंटेग्रल की वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे इन दोनों इंटेग्रल्स की वैल्यूज सेम आएंगी, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है। लिमिट्स को चेंज करने से इंटेग्रल की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, जब तक लिमिट नहीं चेंज होगी तब तक इंटेग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन दोनों इंटेग्रल्स की वैल्यू सेम है, सिर्फ हमने x को t से चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सप्रेस द सम 1/1 प्लस 1/8 प्लस 1/27 अप टू सोन 1/1000 इन सिग्मा नोटेशन। हमने इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना है। तो ये देखें हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, n हमारा 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3 वो 1 के बराबर होती है, तो ये 1/1 मिल जाएगा। यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/8 मिलेगा, तो ये वाली टर्म। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 की जगह पे हमें 10 की पावर 3 1/1000 मिल जाएगा, तो ये लास्ट टर्म होगी। इसका मतलब ये है कि n हमारा 1 से लेकर 10 तक जाएगा और सम कर देंगे 1/n की पावर 3 को। ये हमारे पास जनरल टर्म है, जब हम इसमें n की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो हमें ये वाली सीरीज़ मिलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ द स्मूथ फंक्शंस आर स्मूथ कर्व्स। कोई भी फंक्शन जब स्मूथ होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी स्मूथ कर्व्स हमें मिलेंगी। हमने नेक्स्ट आर्क लेंथ फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 7 दी गई है और 0 से लेकर 1 तक हमने इसको करना है आर्क लेंथ को फाइंड आउट। तो आर्क लेंथ का हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए से लेकर बी स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो लोअर लिमिट है 0 दी गई है और अपर लिमिट 1 दी गई है, तो 0 से लेकर 1 तक ये 1 प्लस वैसे ही आ गया। अब ये y है, y को हम फंक्शन बोलते हैं, यानी कि y किसके बराबर होता है f ऑफ x के बराबर, तो ये 7 के बराबर है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे f डैश एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 0 आ गया। तो इसको हम 0 से लेकर 1 तक, ये 1 प्लस 0 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। ये मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ। 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, तो 0 से लेकर 1 तक, तो अपर लिमिट 1 नीचे माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 1 माइनस 0 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है द गिवन सीक्वेंस l लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1 विल, ये हमने बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो मैं आपको इसका एक रूल बता देता हूँ, ये हम जाके आगे नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट में भी पढ़ेंगे कि अगर ऊपर भी n डिग्री है और नीचे भी n डिग्री है तो आप ऊपर भी n से डिवाइड कर दें, नीचे भी n से डिवाइड कर दें। ये देख लें, ऊपर भी n से डिवाइड कर दिया, नीचे भी n से डिवाइड कर दिया, लिमिट साथ वैसे ही आ गई n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n 1 के बराबर, n/n 1 के बराबर, ये प्लस 1/n वैसे ही आ गया। तो ये देखें आप लिमिट अप्लाई करते हैं, ये ऊपर तो n है ही नहीं तो ये 1 वैसे ही आ गया, इस पर भी n है नहीं है तो ये 1 आ गया। यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करें 1/∞ आ गया। तो आपने याद रखना है कि 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाता है और 1/∞ जो है वो 0 की तरफ जाता है, तो इसका आंसर सारे का 0 आ गया। तो 1/1 प्लस 0, तो 1/1 ये 1 है। तो कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कब करता है, जब उसकी लिमिट किसी फाइनाइट नंबर की तरफ चला जाता है। तो ये देखें, ये हमारा एक फाइनाइट नंबर है 1, तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस कन्वर्ज कर देगा। अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाती तो हम बोलते हैं कि ये डाइवर्जिंग सीक्वेंस है, ये अब 1 की तरफ गई है तो इसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। 1 न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड अ जूल, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन मीटर और जूल ये दोनों वर्क के यूनिट्स है, तो इसको वर्क को हम F.D भी लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है,
तो लोपिटल रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास फंक्शन में जब हम लिमिट पुट करें ना, लोपिटल रूल आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये लिमिट के क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लिमिट्स को एवेलुएट करते हैं तो तब हमारे पास अगर कोई फंक्शन 0/0 को, यानी हमने लिमिट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो वो 0/0 बन गया, या इन्फिनिटी बन गया, या 0 की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो इन फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना है कि इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। तो जब इस तरह की फॉर्म्स हमें मिले लिमिट को पुट करने के बाद, तो हम फिर लोपिटल रूल इस्तेमाल करते हैं। फिर वो हमारी जो लिमिट्स होती हैं वो इन्फिनिटी या 0 की तरफ नहीं जाती, बल्कि एक फाइनाइट नंबर की तरफ चली जाती है। ये भी सब्जेक्टिव पार्ट में क्लियर करेंगे। आर्क लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास फंक्शन है और इंटरवल हमें 1 से 3 तक दिया है। इसकी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आपको आता है कि फंक्शन का 1 से लेकर 3 तक, नीचे वाली 1 है, ऊपर वाली 3 है, तो 1 से 3 तक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर। अब ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव मैंने लिख दिया d/dx, और ये फंक्शन, और इसका स्क्वायर भी कर दिया, और dx इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे ही आपने बताना है। अब वैल्यू है d/dx 2x, ठीक है, t dt, ठीक है। ये हमारे पास 2 से लेकर x तक हमने एक इंटेग्रल को एवेलुएट करना है t dt। तो t की इंटीग्रेशन क्या होती है? t की इंटीग्रेशन होती है 1 + 1 ओवर 1 + 1। तो देखेंगे ये t की पावर 2/2 आ गया। तो 0 से लेकर x तक हमने करना है, 2 से लेकर x तक। तो देखेंगे पहले जब हमने x अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया? x²/2, t की जगह पे x पुट कर दिया। यहाँ पे हमने पुट किया तो ये हमारे पास 4/2 आ गया। 2 पुट किया तो 4/2 आ गया। तो जब हमने फिर इसका बाद में डेरिवेटिव भी लेना है, ये देखें साथ डेरिवेटिव भी है, तो ये डेरिवेटिव साथ चलता आएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये सारी कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। और इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x होता है। ये 2x/x आ गया, तो 2 से कट गया और आंसर हमारा x आ गया। ये तो 0 हो गया ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट के व्हेन वी चेक लिमिट f ऑफ x ओवर gx, जब हमारे पास एक फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन, यानी ऊपर भी कोई फंक्शन हो और नीचे भी कोई फंक्शन हो, उसकी हमने लिमिट चेक करनी है। और जब हम लिमिट अप्लाई करें तो हमें कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिस तरह 0/0, इन्फिनिटी मिल जाए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोपिटल रूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर हमारा ट्रू है। ए मोनोटोन सीक्वेंस इज आइदर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक मोनोटोन सीक्वेंस होते हैं, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन होते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस में नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मोनोटोन सीक्वेंस में सिर्फ नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग आते हैं। जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होते हैं उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आते हैं, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होते हैं उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस आते हैं। जो मोनोटोन होते हैं सिर्फ वो नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। अ प्लेन कर्व नॉट लाइन इज द कर्व दैट लाइज इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल, ठीक है। जो कर्व होती है आपने याद रखना है वो 2 डायमेंशन में होती है, और जो सरफेस होती है वो 3D में चली जाती है। इफ़ -1 to f of x dx 4, -1 to g of x dx 8, देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप क्या करें कि ये इंटेग्रल इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। ये मैंने ये कर दिया आपको, ठीक है। ये देखें इंटेग्रल इस पे गया, इस पे गया, साथ dx तो आएगा क्योंकि ये dx इसके साथ भी है, इसके साथ भी। ये हम वैसे पहले भी करके आ चुके हैं। अब उसने वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का हमें बोला है। तो ये देखें 2, यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आया। तो इस इंटेग्रल की हमें वैल्यू 4 दी गई है, इस इंटेग्रल की वैल्यू हमें 8 दी गई है। 2 × 4 8, 3 × 8 24, तो इनको सम करके 32 आ गया, ठीक है। फार्मूला फॉर वर्क डन W इज इक्वल टू F.D, ठीक है। तो आपने वर्क का जो फार्मूला है वो F.D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 2 शराइत होती हैं कि वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है, ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश गिव्स अ रिलेशन बिटवीन डेफिनेट इंटेग्रल एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल। कौन सा थ्योरम हमें डेफिनेट इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल के दरमियान हमें रिलेशन बताता है? वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है। कौन सा थ्योरम हमें डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल के दरमियान रिलेशन बताया? वो हमारे पास होता है फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसकी ये स्टेटमेंट है, F ऑफ F ऑफ x इज इक्वल टू
ए की पावर एक्स, ए से लेकर एक्स तक, इंटेग्रल ए से लेकर एक्स तक एफ टी डी टी। तो देखेंगे जब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव जब हम लेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ टी आ जाएगा। तो टी में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इस तरफ हमारे पास एक्स आएगा ना, एफ डैश एक्स आएगा, तो इस तरफ वाला फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो टी की जगह पे हम इसकी अपर लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, नीचे वाली कांस्टेंट है, ठीक है, नीचे वाली कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल लिमिट होती है वो हम पुट करते हैं, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है कि इस चीज़ का दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने, इस तरफ डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश एक्स बन गया, इस तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कट जाएंगे, और एक्स की जो टी की जगह पे एक्स है अपर लिमिट वो पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। मैथमेटिकली सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें कैसे लिख सकते हैं, वो होता है ए से लेकर बी तक। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है वो आपने याद रखना है, वो डेफिनेट इंटेग्रल्स के लिए होता है। तो ये देखें ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल आपने क्या करना है कि पहले फंक्शन की हम क्या करते हैं, पहले हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जिस तरह के ये देखें इस तरह करके 1 से लेकर 2 तक इसकी हम एक्स की पहले इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 2/2, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये देखें यही चीज़ हमने की है ना, फंक्शन जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कोई फंक्शन मिलेगा जिसको हमने कैपिटल एफ बोला है, तो कैपिटल एफ में हमने बी पुट करना है, तो एफ ऑफ बी अपर लिमिट, दरमियान में माइनस आता है, नीचे वाली लिमिट एफ ऑफ ए आ गया, ठीक है। यही सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। यूज लॉपिटल रूल टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन 2x ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये देखें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसकी हम लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसको लॉपिटल रूल से हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 2 से और 2 से नीचे कर दिया। अब ये 2 जो है हमने पढ़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर 0 हो साइन x/x ये 1 के बराबर होती है, यानी कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और साइन के साथ जो एंगल है वो x हो और नीचे भी x हो, ठीक है, तो वो 1 के। अब x हमारा कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाए कि ऊपर भी साइन का एंगल 2x हो नीचे भी 2x हो, तो वो 1 बन जाता है। तो ये 2 जो है ये कांस्टेंट था, ये लिमिट से बाहर चला गया, और बाकी जो लिमिट और ये चीज़ है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया है। अब x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ ऊपर होगी वही नीचे होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 × 1 ये आंसर हमारा 2 आ गया। ए डैश फंक्शन इज द फंक्शन दैट हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स अप टू सम डिजायर्ड अंडर ओवर सम डोमेन। तो स्मूथ फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होता है, जहाँ तक उसकी डोमेन हमें जो है वो परमिट करती है, वहाँ तक उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है। द वॉल्यूम बाय द वाशर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाशर मेथड का हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट में। तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है। इसमें हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इसका फार्मूला होता है इंटेग्रल ए से लेकर बी तक पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला आप याद रखें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 हम इस तरह के करेंगे नेक्स्ट, आपको ज़्यादा समझ आएगी। इफ़ द इंटरवल 3,7 इज divided into 4 equal sub intervals then left end points of each sub interval is, तो लेफ्ट एंड पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, वो क्या होंगे ये देखें। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारा इंटरवल जो है वो 3 से लेकर 7 तक है। हमने इसको डिवाइड करना है 4 सब इंटरवल्स में। तो ये देखें 1 इंटरवल 2 3 4, ये हमने 4 सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर लिया। तो इसके जो लेफ्ट एंड पॉइंट्स होंगे, ये हमने लेफ्ट एंड पॉइंट्स के लिए हमने सबसे एंड वाला राइट वाला पॉइंट लेते हैं, फिर उसके लेफ्ट की तरफ हम काउंट करते हैं। तो ये देखें 7 को हमने सबसे लेफ्ट एंड पॉइंट्स के लिए हम सबसे राइट वाला पॉइंट लेते हैं, तो इसको हमने लिया। तो इसकी इस तरफ कितने नंबर हैं, 3 4 5 6, यही हमने बताना है, ठीक है, 3 4 5 6। बाय द यूज़ ऑफ लॉपिटल रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, ये हमारे पास आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे कि इसको लॉपिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x आ गया, क्योंकि लॉपिटल रूल हमें क्या बताता है, लॉपिटल रूल ये बताता है कि आप अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो आपके पास अगर 0/0 फॉर्म बन जाए। अब अगर आप 0 डायरेक्ट पुट करें तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। ये देखें e की पावर 0 हमारे पास 1 बनता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 बनता है। माइनस e की पावर -1, ये भी माइनस e की पावर 0 ही बनता है, तो ये भी 1 आंसर आ गया। नीचे साइन 0 बनता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो 1 - 0 0/0
फॉर्म बन गई। अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करें। लॉपिटल रूल ये कहता है कि आप पहले इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का लें, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, बाद में लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, तो ये देखें ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वही आ गया, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी वही आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है। तो एक्स के अलावा अगर कोई चीज़ होगी तो उसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेते हैं। तो माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव दोबारा लिया तो वो -1 आया, उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, नीचे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब आप इस पे ई की पावर जो है वो पुट करेंगे। अब ये जो माइनस दरमियान में पहले आ रहा था उसकी जगह पे प्लस आ गया, तो 1 + 1/1 ये 2 के बराबर आ गया। अब लिमिट हमारी जो है वो एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेंथ ऑफ द आर्क y = sin x फ्राम x = 0 टू x = पाई। आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, वही फार्मूला है, 0 से लेकर पाई तक हमें लिमिट्स दी गई हैं, और 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, और साथ उसका स्केयर भी है। तो हमने यहाँ पे 1 + cos स्केयर एक्स इसलिए लिखा, साथ डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डी एक्स भी लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और फिर उसका स्केयर भी है, तो स्केयर की वजह से cos स्केयर एक्स आ गया। ये 1 + x, ये यहाँ तक ही हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि फुट पाउंड इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क। ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। फुट पाउंड जो है वो यूनिट है वर्क का, क्योंकि 1 पाउंड फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को 1 फुट मूव करवाती है। अगर 1 पाउंड आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसको 1 फुट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करवाएगी। ठीक है, अगर आपने उस पर 1 पाउंड फोर्स लगाई है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो 1 फुट मूव कर जाएगा। सिग्मा नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, तो ये सिग्मा का नोटेशन है। ठीक है, tan x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास tan x जो है वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है सिवाय उन पॉइंट्स पर, क्योंकि ये π/2, 3π/2, 4π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और k, ये देखें ये मैंने इसका जनरल फार्मूला लिख दिया है। यहाँ से आप k की वैल्यू लें 1 तो π/2 ± π/2, तो tan x जो है वो ± π/2 पर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये वाले नंबर, ठीक है, 3π/2, -3π/2, -5/2 प्लस 5/2, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन tan x की वैल्यू डिसकंटिन्यूस हो जाती है, इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। ये उसका जनरल फार्मूला है। बाकी k की वैल्यू आपने लेनी है 1, 3, 5, ऑड इंटीजर्स आपने लेने हैं। ठीक है, यहाँ से ऑड इंटीजर्स लेने हैं, तो इसमें पुट करते जाएं तो आपको tan की वो वैल्यूज़ x की मिलती जाएगी जहाँ पे tan जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। For a function f, let f dash xn is equal to 0 for some n. Does the Newton method works for approximating the solution f of x is equal to 0? इसका आंसर है नो। तो न्यूटन मेथड तब ही हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा ये जो चीज़ है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इफ़ द पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज इज फाइनाइट देन द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। अगर किसी भी सीरीज़ के पार्शियल सम जो हैं वो फाइनाइट है तो उसकी सीरीज़ जो है वो भी कन्वर्ज कर देगी। अगर उसका सम्स यानी कि सीरीज़ की जो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो फाइनाइट नंबर कोई आ रहा है तो फिर उसकी लिमिट भी फाइनाइट आएगी। तो जब किसी सीरीज़ की लिमिट फाइनाइट आती है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई होती है कि लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, केथ टर्म की जो लिमिट होगी एट इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, केथ टर्म, एक का क्या मतलब है, सीरीज़ की जो केथ टर्म है उसकी जो लिमिट होगी इन्फिनिटी पर वो 1 के बराबर होगी। ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की एक कंडीशन है। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड। इस सीरीज़ की, इस शक्ल की जो सीरीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। कैसे अल्टरनेटिंग है कि जब आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको माइनस वाली टर्म मिलेगी, जब आप के की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे ये यहाँ पे k होगा, n नहीं होगा, यहाँ पे k होगा। ठीक है, तो आपको 2 रखेंगे तो -1 जो है इसकी पावर 2 हो तो वो +1 बन जाता है, तो हमें पॉजिटिव टर्म मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगी टर्म, एक नेगेटिव, फिर टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इस तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, यानी एक -1 फ़र्ज़ करें, दूसरी +1, फिर -1, -2, +2, इस तरह की सीरीज़ हमें अल्टरनेटिंग मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्लॉरन सीरीज़ फॉर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के लिए जो मैक्लॉरन सीरीज़ है उसका फार्मूला ये होता है, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलती जाती है। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज़ और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सादा सी, कि अगर आप किसी पहाड़ी सिलसिले पर जाएँ तो वो पूरे पहाड़ी सिलसिले में जो
सबसे ऊंची पहाड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आप पूरे पहाड़ी सिलसिले की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और सबसे जो नीचा पॉइंट होगा पूरी पहाड़ी सिलसिले में वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। लेकिन अगर आप उस पहाड़ी सिलसिले में किसी एक पहाड़ी को कंसिडर करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम होगा, और जो उसमें सबसे छोटी उस पहाड़ी में होगी वो लोकल मिनिमम होगा। यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो हम पूरे इंटरवल पे बात करते हैं, पूरे इंटरवल पे, और जो हमारे पास लोकल बात करते हैं वो हमारे पास किसी एक ख़ास पॉइंट पे हम बात करते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहाड़ी की मिसाल दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ न्यूटन मेथड यूज्ड फॉर। न्यूटन मेथड किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? न्यूटन मेथड हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को अप्रॉक्सीमेट या उनको फाइंड करने के लिए, रूट्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला फॉर न्यूटन मेथड, न्यूटन मेथड का जो फार्मूला है वो क्या होता है? वो होता है एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस एफ डैश एक्स एन ओवर एफ ऑफ एक्स एन। तो ये न्यूटन मेथड का हम सब्जेक्टिव पार्ट में एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको वो वहाँ से ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो ये फार्मूला आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अनदर टर्म फॉर एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव के लिए हम दूसरी टर्म कौन सी इस्तेमाल करते हैं? इंटेग्रल। यानी कि आप किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लें या इंटेग्रल लें, वो दोनों एक ही बात होगी, दोनों सेम चीज़ें हैं। व्हाट डज द इनडेफिनेट इंटेग्रल रिप्रेजेंट। इनडेफिनेट इंटेग्रल मैंने आपको बताया था कि ये फैमिली ऑफ फंक्शंस होता है। जो इनडेफिनेट इंटेग्रल है वो हमें फैमिली ऑफ फंक्शंस देता है। कैसे फैमिली ऑफ फंक्शंस कैसे देता है? कि आप सी की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, सी की वैल्यू को 1 रखें तो एक फंक्शन मिल जाएगा, सी की वैल्यू को 2 रखें तो दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटेग्रल हमें फैमिली ऑफ फंक्शंस देता है और डेफिनेट इंटेग्रल हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। व्हाट इज़ द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल क्या होता है कि अगर एक्स की पावर n है तो आप पावर में एक ऐड कर दें और वही चीज़ नीचे लिख दें। ये मैं आपको क्वेश्चन में बता के आया हूँ। प्लस सी आ गया, ठीक है, प्लस सी आ गया, सी है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पावर रूल है कि पावर में एक ऐड कर दें और वही चीज़ नीचे लिख दें। तो देखेंगे व्हाट इज़ द इंटेग्रल ऑफ 1/x। 1/x का इंटेग्रल क्या होता है? ln ऑफ x, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फंक्शन f इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन a, b इज देयर इज द पॉजिटिव नंबर m सच दैट। एक फंक्शन f जो है उसको हम बाउंडेड कहेंगे अगर वो किसी इंटरवल a, b क्लोज्ड इंटरवल में किसी m के दरमियान फंसा हुआ हो, यानी कि -m के दरमियान, यानी कि कोई ऐसा नंबर आपको m मिल जाए कि फंक्शन की वैल्यू -m से बड़ी हो या बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू +m से छोटी हो या बराबर हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। तो अगर फ़र्ज़ करें ये f ऑफ x अगर हम करें तो ये फंक्शन जो है ये 2 और -2 के दरमियान बाउंडेड है, ठीक है। ये यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, ये m की वैल्यू 2 है यहाँ पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखने हैं। तो वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन बाई डिस्क परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्क जो है अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसके लिए वॉल्यूम का ये फार्मूला होगा ए से लेकर बी तक पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो dx आ जाएगा। वॉल्यूम बाई वाशर्स पैरेलल टू एक्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये फार्मूला मैं आपको एक पीछे क्वेश्चन में भी बता गया हूँ, बाकी इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे तो ये आप याद रखें, ठीक है। ये हमारे पास वाशर मेथड से है और ये डिस्क मेथड से है। डिस्क परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर आपकी डिस्क जो है वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है तो फिर आपने फंक्शन में जो है वो डी वाई या यू ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में लेना है, ये डी एक्स फिर डी वाई बन जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बाई वाशर्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के लिए वाशर का फार्मूला था और ये वाई एक्सिस के लिए वाशर का फार्मूला है। यहाँ पे आप डी एक्स भी लगा लें, ठीक है। यहाँ पे डी वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो वाई के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एक्स के हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम ये भी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई डेरिवेटिव मौजूद हो और डिफरेंशियल या कोई डिफरेंशियल मौजूद हो। व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट आर्डर ऑफ डेरिवेटिव। उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट आर्डर होगा डेरिवेटिव का उसको हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर बोल देंगे। तो ये ले स्टूडेंट्स, आपकी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई, ठीक है।
तो देखेंगे बहुत ज़्यादा मेहनत से तकरीबन ये पौने 2 घंटे से अबव वीडियो बन गई है, तो आपने इसको पूरा देखना है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, एमसीक्यूज़ भी क्लियर क्लियर होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएँगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट कोई अगर मेरे नहीं ख़्याल में यहाँ पे कोई रह गया होगा, लेकिन कोई रह गया होगा तो वो हम उसमें क्लियर करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट में। तो दोनों वीडियोज़ को आपने पेपर से पहले लाज़मी देखना है, ठीक है? और दूसरा काम आपका ये है, स्किप नहीं करना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोई भी दोस्त आपसे किसी कोई फाइल्स वगैरह का पूछता है तो भाई उसको बोलें कि फाइल्स पे आपने रिलाई नहीं करना, ये वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और पेपर में अच्छे मार्क्स लें इंशाल्लाह ताला। और थोड़ी-सी मेहनत करें। चीज़ें मेहनत माँगती हैं, अगर आप शॉर्टकट लगाएँगे तो आपको वो सिला नहीं मिलेगा, ठीक है? कोशिश करें कि पूरा टाइम दें स्टडी को। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।